नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ स्टोरी मेकर्स। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ्ता खान और आज हमारे साथ है एक विजनरी लीडर जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में एक नई सोच और टेक्नोलॉजी के जरिए रेवोल्यूशन लाया है। हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह जी, फाउंडर ऑफ डिजिटल लाइफ सर्विसेज। उन्होंने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू किया और उसे एक बड़े मिशन में बदल दिया। बच्चों के हेवी बैकपैक्स का बोझ कम करना और पढ़ाई को डिजिटल और एक्सेसिबल बनाना उनका मिशन था। आज उनकी कंपनी 300 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर चुकी है, जो उनकी हार्डवर्क और विजन का प्रूफ है। आइए उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में जानते हैं और उनसे मिलते हैं। आज हमारे शो पे है मिस्टर वीरेंद्र सिंह। हेलो सर। हेलो। पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू। एंड आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। मैं एक छोटे शहर में पैदा हुआ, झारखंड। जॉब है, पहले बिहार हुआ करता था, बोकारो, और वहाँ से शिफ्ट हुए हम दिल्ली 1984 में। उसके बाद से मैं गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पढ़ा और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी करी। साथ साथ मैंने अपना इंजीनियरिंग डिप्लोमा सॉफ्टवेयर में किया और हार्डवेयर में भी मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया। एंड अब करीबन 35 साल हो गए मुझे आईटी इंडस्ट्री में। अच्छी कंपनियों में काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 4 या 5 साल पहले हम लोग डिजिटल एजुकेशन में शिफ्ट हुए, क्योंकि आईटी का ही पार्ट था। हम 1-2 प्रोजेक्ट किए तो डिजिटल एजुकेशन में हमने किया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत नज़र आ रही थी और मेरा जम्पशन सही था कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। कोई कुछ कर नहीं रहा, हर आदमी अपनी तरफ से अपनी तरीके से कर रहा है, लेकिन कुछ नया करने की बहुत ज़रूरत थी जी। जो हमने प्लान किया और हमने उसको किया और वो सक्सेस हमारे पास आई। और मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का जिन्होंने बहुत हमारा साथ दिया जी इस जर्नी में। डिजिटल लाइफ क्या है? डिजिटल लाइफ ये भी एक किस्सा है कि जब हम लोगों ने कंपनी शुरू करी तब मतलब 1-to-1 पढ़ाना लाइव मतलब होता था कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो एकदम लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम लोगों ने लाइव क्लासेस शुरू करी कि टीचर वहाँ पढ़ा रहा है और स्टूडेंट कहीं और पढ़ रहा है। सो लाइव के साथ हमने फिर डिजिटल लाइव सर्विसेज के नाम से कंपनी शुरू करी कि डिजिटल क्लासरूम की डिजिटल एजुकेशन से आया। लाइव मतलब एकदम लाइव है, 1-to-1 यू कैन टॉक एंड यू कैन। और सर्विसेज में उसमें सर्विसेज एजुकेशन की भी हैं और बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए डिजिटल लाइव सर्विसेज कंपनी का नाम हमने रखा। ओके। आपको वो पहला दिन याद है जब आपने इसकी शुरुआत करी थी? हाँ, मैं शुरुआत इसकी जो पहले करी थी वो बड़ी अजीब सी थी कि मैं एक स्कूल में एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा था। आई वॉज वर्किंग विद द कंपनी और वहाँ पे मैंने एक बच्चे को देखा तो उसके पास जो उसका बैग था ना, वो 35 किलो 30 किलो तो होगा कम से कम। बच्चे का अपना वेट 35 से 40 किलो होगा, उससे डबल तो उसके बैग का वेट तो उसका वेट था। तो वो मेरे दिमाग में क्लिक था कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, कि ये बच्चा इतनी सारी किताबें लेके आ रहा है, इतनी सारी कॉपियाँ, टिफ़िन और ये सारी चीज़ें लेके मतलब इसको बंद कैसे किया जाए कि उसको ये सब डालना पड़े। और क्योंकि मैंने देखा वो बच्चे बस में चढ़ रहे हैं और बस में सारे बच्चे बैग लेके चढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक था कि हमें एक डिजिटल स्कूल होना चाहिए, जो आज भी मेरा बड़ी इच्छा है कि मैं एक डिजिटल शुरू करूँ, डिजिटल स्कूल हो जिसमें सब कुछ डिजिटल हो। सो वहाँ से वो आइडिया क्लिक किया। तो उसके बाद मैंने उसके लिए अपनी तैयारी करी, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाई और 4 दिन लगे। काफ़ी लोगों को आइडिया दिया, कुछ को पसंद आया, कुछ को नहीं आया। मेरे ख्याल से 400-500 लोगों को तो मैंने प्रेजेंटेशन दी होगी। 400-500 बहुत सारे लोगों को दी, दोस्तों को दिखाई, सबको दिखाई, सबके व्यूज़ लिए, प्लस माइनस क्या, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो सकता है, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मुझे करेक्शन की ज़रूरत है। आइडिया सबको पसंद था, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट या सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। सबने ये कहा होगा कि ये चलेगा नहीं मार्केट। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है। सब कई बार बोलते आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कितना तुम कर पाते हो देखो। तो उसमें मुझे लगा कि मुझे एक साथी की भी ज़रूरत है जो मेरे साथ मेरे को सपोर्ट करे। अब मैं वो साथी को ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा। 3 महीने बीत गए। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्या करूं। तो फिर मैं एक दिन बैठा था तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा बेटा ऐसे, डिनर टेबल पे थे तो मैंने बोला ऐसे ऐसे है। शी वॉज जस्ट आई थिंक 12 ईयर्स एट दैट टाइम, 12-13 ईयर्स।
मैं कहा देखो कोई साथ ही नहीं दे रहा, इतना अच्छा आइडिया है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ कोई नहीं दे रहा। शी सेड कि अगर कोई नहीं कर रहा तो आप कर लो। वाह। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा आइडिया है कि जो कुछ नहीं करता तो मुझे ही करना चाहिए कुछ, और मुझे अपने आइडिया के साथ रहना चाहिए। वो अच्छा आइडिया था, तो उस आइडिया से शुरुआत करी। तो पहली क्लास हमने 1 महीने के अंदर लगाई, फर्स्ट क्लास, अपने जहाँ पे मैं पैदा हुआ था बोकारो में, वहीं से मैंने शुरुआत करी, थैंक्स टू दैट इंस्टीट्यूट जिन्होंने हमें वो मौका दिया। उसके बाद धीरे धीरे लोग सुनते गए, लेकिन 100 में से कोई 2-4 लोग ही थे जो हमें सीरियसली लेते थे। लेकिन आई वॉज सेटिस्फाइड कि चलो हमने शुरुआत करी, लेकिन वो सक्सेस जो क्लिक की ज़रूरत थी वो नहीं मिल रहा था। वो मतलब मैं चाहता कि जैसे होता है ना, आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दे दो, कम से कम 5 या 7 लोग आपसे स्टार्ट करें, 1-2 नहीं कर पा रहे, उनकी अपनी एक वजह रही होगी कि फंडिंग के इश्यूज थे, क्योंकि हार्डवेयर बहुत महंगा था, हार्डवेयर सस्ता नहीं था, कि कोई भी 4-5 लाख रुपए की क्लासरूम क्यों लगाएगा। अब मतलब वो गाड़ी लेना शायद ज़्यादा पसंद करें, लोग गाड़ी भी सोच के लेते हैं, तो क्यों लेगा कोई। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हार्डवेयर का, वो हमने जब उस टाइम पे महसूस किया। तो एक तो चैलेंज था कि हार्डवेयर की कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, ठीक है, ताकि वो अफोर्डेबल हो, हर आदमी खरीद सके। भले कि चलो हम कर रहे थे तभी, लेकिन तभी एक अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट आप कहो, एक चीज़ हुई कि कोरोना आ गया। तो कोरोना अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लाया, बट साथ में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी लाया। हम क्या मतलब पूरी दुनिया को शायद बहुत सारी चीज़ें चेंज होने का मौका मिला। डिजिटल मनी आई, डिजिटल एजुकेशन भी आया, लोगों ने डिजिटली रहना सीखा, OTT आया, चैनल्स बंद हुए, आजकल लोग OTT देखते हैं। उसी तरह डिजिटल एजुकेशन ने अपना लिया। जो लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दी थी वो मुझे ढूंढ रहे थे जिस दिन लॉकडाउन हुआ। सो उन 365 दिनों में 500 क्लासरूम मैंने लगाई, रोज की 1 या 1.5 क्लासरूम आप एवरेज लेके चलो, और वो हमारे लिए क्लिक था। तो आप लेकिन चैलेंज उस वक्त भी यही था कि हार्डवेयर का कॉस्ट कम कैसे कम करें। बट आपने ये ट्रेडिशनल लर्निंग से डिजिटल लर्निंग पे आपने शिफ्ट किया? उसकी भी एक स्टोरी है। अच्छा, स्टोरी उसके अंदर थॉट है कि हमारे यहाँ 3-4 एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। एक UPSC होता है, नीट होता है, JEE होता है, और CBSE का जो 12th का एक कॉमन टेस्ट होता है जो हम सभी देते हैं, क्लास 12th का ना, 12th का देते हैं, जिसके बेसिस पे बराबर बोर्ड एग्जाम्स। करेक्ट। क्या हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि उन सारे बच्चों को जो बोर्ड में बैठते हैं, 1 करोड़ या 50 लाख जितने भी बच्चे बैठते हैं, क्या उनको सेम रिसोर्सेज मिलते हैं? क्या उनको सेम टीचर्स मिलते हैं? किताबें शायद सेम मिल जाती, नहीं मिलती। तो वहाँ से उनको फिर कॉमन एक एग्ज़ाम में बैठने की दी जाती है। जब रिसोर्सेज सेम नहीं है तो फिर वो बेचारे परफॉर्म कैसे करेंगे? नेचुरली मेट्रो का बच्चा जो होगा वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएगा, और शायद स्मॉल सिटी का उतना ना कर पाए। मैं अपने बॉर्न प्लेस की बात करूँगा, झारखंड, जो बहुत ही एक्चुअली झारखंड या बिहार या उड़ीसा या बंगाल, मैं उन स्टेट्स की बात करूँगा। मैं मॉडर्न स्टेट्स की बात नहीं करूँगा, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब है, या उन स्टेट्स की। मैं पंजाब की भी अगर बात करूँ तो मलेरकोटला या मोंगा, या उन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो मैं चंडीगढ़ के बच्चे को होगी, या जो दिल्ली के बच्चे को होगी, बैंगलोर या चेन्नई के बच्चे को होगी। करेक्ट। वहाँ बेहतर टीचर्स होंगे, बेहतर रिसोर्सेज होंगे, बेहतर लैब्स होंगी, एनवायरनमेंट होगा, इंटरनेट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देखने को मिलती हैं। लेकिन तो उस टेस्ट में इक्वलिटी नहीं है। ये बात आपने बहुत सच बोली। कड़वी है बट सच है। वो वहाँ टीचर भी, अब सरकारी स्कूल क्यों बच्चा, हम आज हम बात करें इक्वालिटी की बात करें, तो उन सब चीज़ों से और सारी चीज़ें पैदा होती हैं। वो सारी चीज़ें पैदा होती है जो इसके खिलाफ, जो हमारे समाज को बांटती हैं। उसका राइट एग्जाम्पल है रिजर्वेशन। वो वहाँ से पैदा होता है इक्वालिटी को मैनेज करने के लिए। सो आज हमारे शो पे है मिस्टर वीरेंद्र सिंह। हेलो सर। हेलो। पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू। एंड आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। मैं एक छोटे शहर में पैदा हुआ, झारखंड। जॉब है, पहले बिहार हुआ करता था, बोकारो, और वहाँ से शिफ्ट हुए हम दिल्ली 1984 में।
उसके बाद से मैं गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पढ़ा और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी करी। साथ साथ मैंने अपना इंजीनियरिंग डिप्लोमा सॉफ्टवेयर में किया और हार्डवेयर में भी मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया। एंड करीबन 35 साल हो गए मुझे आईटी इंडस्ट्री में। अच्छी कंपनियों में काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 4 या 5 साल पहले हम लोग डिजिटल एजुकेशन में शिफ्ट हुए, क्योंकि आईटी का ही पार्ट था। हम 1-2 प्रोजेक्ट किए तो डिजिटल एजुकेशन में हमने किया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत नज़र आ रही थी और मेरा अजम्पशन सही था कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। कोई कुछ कर नहीं रहा, हर आदमी अपनी तरफ से अपनी तरीके से कर रहा है, लेकिन कुछ नया करने की बहुत ज़रूरत थी जी। जो हमने प्लान किया और हमने उसको किया और वो सक्सेस हमारे पास आई। और मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का जिन्होंने बहुत हमारा साथ दिया जी। इस जर्नी में। डिजिटल लाइफ क्या है? डिजिटल लाइफ ये भी एक किस्सा है कि जब हम लोगों ने कंपनी शुरू करी तब मतलब 1-to-1 पढ़ाना लाइव मतलब होता था कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो एकदम लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम लोगों ने लाइव क्लासेस शुरू करी कि टीचर वहाँ पढ़ा रहा है और स्टूडेंट कहीं और पढ़ रहा है। सो लाइव के साथ हमने फिर डिजिटल लाइव सर्विसेज के नाम से कंपनी शुरू करी कि डिजिटल क्लासरूम की डिजिटल एजुकेशन से आया। लाइव मतलब एकदम लाइव है, 1-to-1 यू कैन टॉक एंड यू कैन। और सर्विसेज में उसमें सर्विसेज एजुकेशन की भी हैं और बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए डिजिटल लाइव सर्विसेज कंपनी का नाम हमने रखा। ओके। आपको वो पहला दिन याद है जब आपने इसकी शुरुआत करी थी? हाँ, मैं शुरुआत इसकी जो पहले करी थी वो बड़ी अजीब सी थी कि मैं एक स्कूल में एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा था। आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी और वहाँ पे मैंने एक बच्चे को देखा, तो उसके पास जो उसका बैग था ना वो 35 किलो 30 किलो तो होगा कम से कम। बच्चे का अपना वेट 35 से 40 किलो होगा, उससे डबल तो उसके बैग का हाँ वेट तो उसका है। वेट था। तो वो मेरे दिमाग में क्लिक था कि ये इसको ख़त्म कैसे किया जाए, कि ये बच्चा इतनी सारी किताबें लेके आ रहा है, इतनी सारी कॉपियाँ, टिफ़िन और ये सारी चीज़ें लेके मतलब इसको बंद कैसे किया जाए कि उसको ये सब ना पड़े। और क्योंकि मैंने देखा वो बच्चे बस में चढ़ रहे हैं और बस में सारे बच्चे बैग लेके चढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक था कि हमें एक डिजिटल स्कूल होना चाहिए, जो आज भी मेरा बड़ी इच्छा है कि मैं एक डिजिटल शुरू करूँ, डिजिटल स्कूल हो जिसमें सब कुछ डिजिटल हो। सो वहाँ से वो आइडिया क्लिक किया। तो उसके बाद मैंने उसके लिए अपनी तैयारी करी, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाई और 4 दिन लगे। काफ़ी लोगों को आइडिया दिया, कुछ को पसंद आया, कुछ को नहीं आया। मेरे ख्याल से 400-500 लोगों को तो मैंने प्रेजेंटेशन दी होगी। 400-500 बहुत सारे लोगों को दी, दोस्तों को दिखाई, सबको दिखाई, सबके व्यूज़ लिए, प्लस माइनस क्या, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो सकता है, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मुझे करेक्शन की ज़रूरत है। आइडिया सबको पसंद था, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट या सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। सबने ये कहा होगा कि ये चलेगा नहीं मार्केट। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है। सब कई बार बंदे बोलते हैं आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कितना तुम कर पाते हो देखो। तो उसमें मुझे लगा कि मुझे एक साथी की भी ज़रूरत है जो मेरे साथ मेरे को सपोर्ट करे। अब मैं उस साथी को ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा। 3 महीने बीत गए। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्या करूं। तो फिर मैं एक दिन बैठा था, तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा बेटा ऐसे, डिनर टेबल पे थे तो मैंने बोला ऐसे ऐसे है। शी वॉज जस्ट आई थिंक 12 ईयर्स एट दैट टाइम, 12-13 ईयर्स। मैंने कहा देखो कोई साथ ही नहीं दे रहा, इतना अच्छा आइडिया है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ कोई नहीं दे रहा। शी सेड कि अगर कोई नहीं कर रहा तो आप कर लो। वाह। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा आइडिया है कि जो कुछ नहीं करता तो मुझे करना चाहिए कुछ, और मुझे अपने आइडिया के साथ रहना चाहिए जी। वो अच्छा आइडिया था, तो उस आइडिया से शुरुआत करी। तो पहली क्लास हमने 1 महीने के अंदर लगाई, फर्स्ट क्लास अपने जहाँ पे मैं पैदा हुआ था बोकारो में, वहीं से मैंने शुरुआत करी। थैंक्स टू दैट इंस्टीट्यूट जिन्होंने हमें वो मौका दिया जी। उसके बाद धीरे धीरे लोग सुनते गए, लेकिन 100 में से कोई 2-4 लोग ही थे जो हमें सीरियसली लेते थे। लेकिन आई वॉज सेटिस्फाइड कि चलो हमने शुरुआत करी, लेकिन वो सक्सेस जो क्लिक की ज़रूरत थी वो नहीं मिल रहा था। वो मतलब मैं चाहता था कि जैसे होता है ना, आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दे दो, कम से कम 5 या 7 लोग आपसे स्टार्ट करें। 1-2 नहीं कर पा रहे, उनकी अपनी एक वजह रही होगी कि फंडिंग के इश्यूज़ थे, क्योंकि हार्डवेयर बहुत महंगा था, हार्डवेयर सस्ता नहीं था। क्योंकि कोई भी 4-5 लाख रुपए की क्लासरूम क्यों लगाएगा। अब मतलब वो गाड़ी लेना शायद ज़्यादा पसंद करे, लोग गाड़ी भी सोच के लेते हैं, तो क्यों लेगा कोई।
तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हार्डवेयर का, वो हमने जब उस टाइम पे महसूस किया। तो एक तो चैलेंज था कि हार्डवेयर की कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, ठीक है, ताकि वो अफोर्डेबल हो, हर आदमी खरीद सके। मतलब कि चलो हम कर रहे थे तभी, लेकिन तभी एक अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट आप कहो, एक चीज़ हुई कि कोरोना आ गया। तो कोरोना अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लाया, बट साथ में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी लाया। हम क्या मतलब पूरी दुनिया को शायद बहुत सारी चीज़ें चेंज होने का मौका मिला। डिजिटल मनी आई, डिजिटल एजुकेशन भी आया, लोगों ने डिजिटली रहना सीखा, OTT आया, चैनल्स बंद हुए, आजकल लोग OTT देखते हैं। उसी तरह डिजिटल एजुकेशन ने अपना लिया। जो लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दी थी वो मुझे ढूंढ रहे थे जिस दिन लॉकडाउन हुआ। सो उन 365 दिनों में 500 क्लासरूम मैंने लगाई। रोज की 1 या 1.5 क्लासरूम आप एवरेज लेके चलो, और वो हमारे लिए क्लिक था। तो आप लेकिन चैलेंज उस वक्त भी यही था कि हार्डवेयर का कॉस्ट कम कैसे करें, कैसे काम करें। बट आपने ये ट्रेडिशनल लर्निंग से डिजिटल लर्निंग पे आपने शिफ्ट किया? उसकी भी एक स्टोरी है। स्टोरी उसके अंदर थॉट है कि हमारे यहाँ 3-4 एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, एक UPSC होता है, नीट होता है, JEE होता है, और CBSE का जो 12th का एक कॉमन टेस्ट होता है जो हम सभी देते हैं, क्लास 12th का ना, राइट 12th का देते हैं, जिसके बेसिस पे बराबर गया बोर्ड एग्जाम्स। करेक्ट। क्या हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि उन सारे बच्चों को जो बोर्ड में बैठते हैं, 1 करोड़ या 50 लाख जितने भी बच्चे बैठते हैं, क्या उनको सेम रिसोर्सेज मिलते हैं? क्या उनको सेम टीचर्स मिलते हैं? किताबें शायद सेम मिल जाती, नहीं मिलती। तो वहाँ से उनको फिर कॉमन एक एग्ज़ाम में बैठने की दी जाती है। जब रिसोर्सेज सेम नहीं है तो फिर वो बेचारे परफॉर्म कैसे करेंगे? नेचुरली मेट्रो का बच्चा जो होगा वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएगा, और शायद स्मॉल सिटी का उतना ना कर पाए। मैं अपने बॉर्न प्लेस की बात करूँगा, झारखंड, जो बहुत ही एक्चुअली झारखंड या बिहार या उड़ीसा या बंगाल, मैं उन स्टेट्स की बात करूँगा। मैं मॉडर्न स्टेट्स की बात नहीं करूँगा, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब है, या उन स्टेट्स की। मैं पंजाब की भी अगर बात करूँ तो मलेरकोटला या मोंगा, या उन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो मैं चंडीगढ़ के बच्चे को होगी, या जो दिल्ली के बच्चे को होगी, बैंगलोर या चेन्नई के बच्चे को होगी। करेक्ट। वहाँ बेहतर टीचर्स होंगे, बेहतर रिसोर्सेज होंगे, बेहतर लैब्स होंगी, एनवायरनमेंट होगा, इंटरनेट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देखने को मिलती हैं। लेकिन तो उस टेस्ट में इक्वलिटी नहीं है। ये बात आपने बहुत सच बोली, कड़वी है बट सच है। वो वहाँ टीचर भी, अब सरकारी स्कूल क्यों बच्चा, हम आज हम बात करें इक्वालिटी की बात करें, तो उन सब चीज़ों से और सारी चीज़ें पैदा होती हैं। वो सारी चीज़ें पैदा होती है जो इसके खिलाफ, जो हमारे समाज को बांटती हैं। उसका राइट एग्जाम्पल है रिजर्वेशन, वो वहाँ से पैदा होता है इक्वालिटी को मैनेज करने के लिए। करेक्ट। तो समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और खड़ी होती हैं। तो इक्वालिटी एजुकेशन में होनी चाहिए कि समान अधिकार, जब समान सर्व शिक्षा सबको अधिकार है, एक मूलभूत अधिकार है, तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डिजिटल एजुकेशन आपको ये एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम क्लासरूम्स को कनेक्ट करें। दिल्ली का टीचर या कोई अच्छा टीचर, वो उन बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करें। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारे आनंद कुमार जी सुपर 30 चलाते हैं जी, तो सुपर 3000 या 30,000 क्यों नहीं चलाते हैं? डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं। खान सर कर रहे हैं, राइट एग्जाम्पल है हमारे सामने। वो फिजिक्स वाला हमारे सामने एक राइट एग्जाम्पल है। ठीक है, आज बच्चा फिजिक्स वाला से पढ़ना चाह रहा है, क्यों? पटना, बिहार, सब जगह से पढ़ा रहे हैं ना, पूरा देश पढ़ना चाह रहा है। खान सर से हर आदमी पढ़ना चाह रहा है। आनंद कुमार को भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कर सकते हैं। या और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने सब्जेक्ट में महारत उनको हासिल है, तो उनको कनेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन बात वहीं घूम के आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर की कॉस्ट महंगी है, हमारे सेटअप कॉस्ट बहुत महंगे हैं। 4-5 लाख, 6 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, लाखों में स्टूडियोज़ लग रहे हैं।
तो उन हार्डवेयर कॉस्ट को नीचे लाने की बहुत ज़रूरत है। डिजिटल लाइफ सर्विसेज की सक्सेस की सबसे बड़ी मेन बात है कि हमने हार्डवेयर की कॉस्ट को एकदम धरती पे लेके आया और उसको अफोर्डेबल बनाया। जो आपकी आज की कॉस्ट है वो क्या है? हमारा हार्डवेयर मोबाइल फ़ोन से सस्ता है। जी। आप जो मोबाइल फ़ोन अगर आदमी एक अफोर्ड कर सकता है तो वो डिजिटल स्टूडियो भी अफोर्ड कर सकता है और EMI पे अवेलेबल है। क्या प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू? अराउंड ₹1,00,000 के आसपास। तो ये कोचिंग वाले अफोर्ड कर सकते हैं क्या? ये इसमें भी एक है कि सॉरी, इसमें थोड़ा सा एक गैप है कि टीचर्स स्कूल में अगर लगा हो तो टीचर्स उस पर स्कूल पे पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि स्कूल 365 दिन में 200 दिन ही क्लास होती है जी। और उस 200 दिन के अंदर उसको 45 या 35 मिनट जो भी मिलते हैं तो उसमें उसको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। तो टीचर्स के लिए प्रेशर ज़्यादा होता है कि वो पूरा कोर्स कंप्लीट कराए और ख़त्म करें। अगर वो डिजिटली पढ़ाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है कि कोई उसको मॉनिटर कर रहा है। और बहुत टाइम टेकिंग है ये डिजिटल स्टडी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास सिमुलेशंस हैं, आपके पास बुक्स हैं, एग्जांपल्स हैं, पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया भर का कंटेंट भरा पड़ा है इंटरनेट पे। कई क्लासरूम मैं बोलूँगा कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। क्या होगा अगर मैं टीचर्स जो वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या स्कूल्स के जो मैनेजमेंट वो स्कूल यूज़ कर रही है, मैं उनके फ़ोन से इंटरनेट को बंद कर दूँ? कैन दे यूज़ देयर फ़ोन? नो, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। तो क्लासरूम में क्यों नहीं दी जाती? क्लासरूम में भी देना चाहिए, लोग यूज़ करें, बच्चों को कनेक्ट करना चाहिए। मैं मानता हूँ अच्छी और चीज़ें साथ होती है, लेकिन उस चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है सिक्योरिटी के हिसाब से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन बात आती है सारी घूम के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के ऊपर। टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से टीचर्स को की ग्रेडिंग करने की भी बहुत ज़रूरत है कि जो टीचर डिजिटली पढ़ा सकते हैं या जो नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ा सकते एटलीस्ट उनको ट्रेनिंग दी जाए, अगले 3-4-5 साल में उनको इसमें ट्रेन किया जाए। और वही टीचर होते हैं जो क्लासरूम में स्कूल में नहीं पढ़ाते लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। ज़रूर पढ़ाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वो एक दिखावे की चीज़ है। बच्चा वहाँ पे फीस लेके तभी आएगा क्योंकि उसके पास वो लगा हुआ है, उसके पास AC लगा है, उसके पास अच्छे पंच है, उसके पास अच्छे मतलब डेस्क हैं, उसके वहाँ पे अच्छे बोर्ड हैं, प्रोजेक्टर लगा, ये सब, तो वो सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने भी अपनी 12th करी हुई है, मैं भी कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ और हमारे यहाँ सेक्शंस होते हैं ABCD। एक सेक्शन होता है जिसमें स्मार्ट रूम, स्मार्ट क्लासेस बोला जाता है, सेक्शन A को। और एक दिन होता है और एक क्लास होती है जब हमें उस क्लास में लेके जाया जाता है और पढ़ाया जाता है। तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि आप हफ्ते में अगर एक दिन स्मार्ट क्लास जाके पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे ख्याल से तो ब्लैक बोर्ड को हटा ही देना चाहिए क्लासरूम से। बिल्कुल। अभी डिजिटल बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड 10-12 हज़ार रुपये का आता है। डिजिटल बोर्ड आई थिंक ₹1,00,000 भी अगर एवरेज में प्राइस गिन लूँ, ₹1,00,000-1,25,000 तो इतना तो स्कूल फीस लेता है ₹3,000 हर बच्चे से साल की। तो स्कूल की इनिशिएटिव मैं तो पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि आप स्कूल को फीस देते हैं ₹3,000, हाँ, अगली PTM में जाएं और पूछें कि वो ₹3,000 कहाँ खर्च हुए हैं, स्कूल ने कहाँ खर्च किए। हम सरकार से पूछते हैं कि हमारा इनकम टैक्स खर्च होता है, वो हमसे पैसे लेती है, हमारे लिए क्या है, तो स्कूल से भी हमें पूछना चाहिए जी। अगले PTM में अगर आप जाएं तो ज़रूर पूछें अपने टीचर से, प्रिंसिपल से कि मैंने जो ₹3,000 आपको पिछले साल या इस साल दिए थे वो आपने कहाँ खर्च किए, डिजिटल एजुकेशन के नाम पे, कंप्यूटर लैब के नाम पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट किया, वहाँ पे 14,000 बच्चे थे। कहाँ की बात है ये? झारखंड की बात है। स्कूल में एक में किया था हमने उनको डिजिटल एजुकेशन का पूरा लाइव का कंसेप्ट समझाया और मैनेजमेंट तैयार भी थी। मैं ऑनेस्टली मैनेजमेंट को दोष नहीं दूंगा, उनका पेन था एक्चुअली ये कि उनके पास 5 साल से वो क्लासरूम लगी हुई थी और वो टीचर्स उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछ ली जो कि आपने 14,000 बच्चों की ₹3,000 फीस ली है 5 साल, तो ये 22 करोड़ रुपया बनता है, कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि वो हमने गाड़ी ले ली, बसेस ले ली, हमने स्कूल बना दिया, हमने एक स्कूल की ब्रांच वहाँ खोल दी, हमने ये कर दिया, हमने वैसा कर। तो आपने अपने लिए किया? वो तो और बच्चे लाने के लिए किया ना, लेकिन
किस नाम पे पैसा लिया गया था, वो उसका अकाउंटेबिलिटी किसी के पास नहीं थी। तो वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल ने पैसा लिया, गरीब माँ बाप ने पैसा भी दिया, और वो पैसा किसी और काम के लिए यूज़ हुआ, क्योंकि टीचर नहीं पढ़ा रहे तो वो नहीं हुआ। मैं स्कूल की भी गलती कहूँगा और टीचर्स की भी। अगर स्कूल ने उस टीचर्स की ग्रेडिंग की होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। उनमें से कई ऐसे टीचर थे जो ट्यूशन्स में पढ़ा रहे थे और वहाँ वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो क्लासरूम में यूज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके साथी उन पर प्रेशर डाल रहे थे कि अगर तुम यूज़ करोगे तो हमारे पे भी प्रेशर आएगा। तो ये एक बड़ी मतलब कॉमन सी प्रॉब्लम है। अगर हम इनकी ग्रेडिंग कर दें या स्कूल अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव ले टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और पेरेंट्स प्रेशर डालें, तो डेफिनेटली ये चेंज आएगा। ये चेंज कोरोना के टाइम क्यों हुआ? क्यों टीचर्स अपने मोबाइल से पढ़ाने के लिए भी रेडी थे? मजबूरी नहीं थी, क्योंकि सैलरी रोकी गई थी। जब इंसान की मजबूरी वही थी ना, पैसे की थी, कि स्कूल सैलरी नहीं दे पा रहा था। तो आप उनके भी सोचिए, पेरेंट्स की, जो बेचारे अपनी सैलरी काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल को कोरोना टाइम में ये भी मैंने देखा कि बेचारा टीचर, मैं टीचर को बेचारा ही बोलूँगा उस टाइम पे, वो अपने मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करके 4-4, 5-5 क्लासेस ले रहा है। अब 1 GB के अंदर उसको अपने बच्चे को भी पढ़ाना है और क्लासरूम भी लेनी है। तो टीचर्स को इतना भी स्कूल ने हेल्प नहीं करी कि आप अपने घर पे इंटरनेट लगवा लो 1000 रुपये महीने के या 700 रुपये 500 रुपये महीने के हिसाब से। तो स्कूल्स को, कॉलेजेस को सारी चीज़ें ये बात सोचनी चाहिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बसेस या बिल्डिंग्स पे ना करके IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें स्पेंड करना है। वी नीड अ फास्ट इंटरनेट इन द क्लासरूम, वी नीड अ गुड इक्विपमेंट्स इन द क्लासरूम, वी नीड गुड ट्रेनिंग्स फॉर द टीचर्स, वी नीड टू रिकॉर्ड द लेक्चर्स। हमें ये सब काम करने चाहिए। एक कैप्सूल बनाना चाहिए। बिल्कुल। मैं एग्जांपल दूंगा, अगर वो हर लेक्चर रिकॉर्ड होगा और शाम को अपलोड होगा किसी यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी, वो जो जहाँ पे वो यूज़ करते हैं, तो बच्चा एटलीस्ट वो प्रैक्टिस कर सकता है, फिर उसको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टीचर्स जो आधे जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो ट्यूशन ही पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, ऐसे ट्यूशन ही नहीं पढ़ाते। मैं सबको ब्लेम नहीं करूँगा, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, सारे टीचर नहीं हैं, बट मोस्टली हैं, मोर देन 60% आर देयर। तो ये वहाँ पे वो पढ़ाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, डिजिटलाइजेशन का जो कन्वर्जन है वो कोचिंग में ज़्यादा है और स्कूल्स में कम है। स्कूल से लगवा भी लेते तो टीचर्स बेचारे पढ़ाते हैं, तो फिर स्कूल्स की मजबूरी रहती है कि यार ये मैंने लगवाए थे, चलते तो है नहीं, तो मैं क्या करूँ। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पे सुधार की ज़रूरत है, टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्कूल्स को अपने माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और स्पेशली पेरेंट्स को पूछने की ज़रूरत है, क्वेश्चन रेज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज हम 5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे आएगी? हम जब तक हमारे बच्चे ट्रेन नहीं होंगे या हमारी लेबर ट्रेन नहीं होगी, हमारे को स्किल्ड मैन पावर चाहिए फैक्ट्रीज़ के लिए, तो वो हम इवनिंग क्लासेस में स्कूल्स में ही कर सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल्स में रेडी है तो जी वो किया जा सकता है। लेकिन चूंकि वहाँ पे भी नहीं है तो वो कोई प्लान नहीं होता है। हमारी मोस्ट ऑफ लेबर जो आती है वो एग्रीकल्चर से आते हैं, गांव देहात से जो लोग आते हैं वही फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वो स्किल्ड नहीं होते, उनको स्किल बनाना पड़ता है। अनस्किल्ड लेबर है, एग्रीकल्चर से आती है। सो वो आने के लिए मजबूर है यहाँ पे। अगर उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़े हों, सब कुछ हो, तो शायद वो ना भी आए। नहीं, वो फार्मिंग भी कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, और टेक्नोलॉजी के साथ उनको फार्मिंग अच्छी सिखाई जा सकती है। ITC ने ऐसे कई प्रोजेक्ट भी किए हैं पीछे, जिसमें फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई थी और उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग जो वो लोग कर रहे हैं उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ किया और उनकी इनकम अच्छी हुई उसके अंदर। तो उसको डिजिटल एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए क्लासरूम्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि दिल्ली का टीचर एक बिहार, मोगा, झुमरी तलैया या किसी और कानपुर या बनारस या इलाहाबाद, गोरखपुर के बच्चों को पढ़ा सके। वो कुछ टीचर्स कर ज़रूर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं स्कूल चेंज की बात करूँगा, जैसे DAV है या चिन्मया है या रियान है या DPS है,
इनको शुरुआत करनी चाहिए, एटलीस्ट आगे आना चाहिए और इनको अपने क्लासरूम्स को कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाल भारती है, बहुत सारे स्कूल्स हैं ऐसे। अगर ये करें तो दूसरे स्कूल्स इसको फॉलो जरूर करेंगे मेरे हिसाब से। आपकी कभी ऐसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुई है स्कूल्स के साथ? कभी आपने कोई मीटिंग्स करी हो? बोलने भी जाते हैं तो उनको लगता है माल बेचने आए हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है। हम बेचे नहीं है, हम हमको सिखाने भी जाए तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम उनको सामान बेचना चाहते हैं, तो अगेन माइंड सेट है, वो सुनना नहीं चाहते। क्या बोलते हैं? शायद आपके इस पास से सुने तो वो करें नहीं हमारे पास सब कुछ है, आपको आने की जरूरत नहीं। सो बट वो कोचिंग से, आई वुड से कि वो अगर वो कोचिंग से ही सीखें कि हाँ देखो खान सर के एग्जाम्पल से सीखें या फिजिक्स वाला के एग्जाम्पल से सीखें तो बहुत बड़ी बात है। वो अगर अडॉप्ट करें बहुत खुशी होगी इस बात के लिए। हमें 5 मिलियन टेक्नोलॉजी पे अगर आगे बढ़ना है तो बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। चाइना, अमेरिका, इन दोनों से हमारी कंपटीशन है। हमारे यहाँ पे क्लासरूम 1 करोड़ क्लासरूम में सिर्फ 5 या 6% डिजिटलाइज है और चाइना और अमेरिका में 100% है। तो नेचुरली पूरा डिजिटल हमारे यहाँ अगर 100%, मैं कह रहा हूँ 50% भी हो जाए तो बहुत बड़ी क्रांति होगी आने वाले 5 साल के अंदर। सरकार कर रही है लेकिन सरकार को भी नहीं, कई पोजीशंस पे नहीं पता कि उनको क्या करना है, क्योंकि हमें अब स्मार्ट क्लास से कंटेंट लगा के उस पर वीडियो दिखाना। बच्चा वीडियो तो यूट्यूब पे दिन में 50-500 देख लेता है तो उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। क्लासरूम के रिकॉर्ड्स को, क्लासरूम के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने की जरूरत है, उनकी लाइब्रेरी बनाने की जरूरत है। उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, बच्चा प्रैक्टिस से सीखता है, उनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की है। अब सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, ये अडॉप्शन तो हमें 5th क्लास से होना चाहिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेने चाहिए, ताकि बच्चा सीखे ऑनलाइन एग्जाम कैसे देने हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स बनाने की जरूरत है। बच्चा कैसे सीखता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैसे सीखे थे? प्रैक्टिस से। बच्चा प्रैक्टिस से सीखता है, बच्चा इससे नहीं सीखता। तो प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, उसको 50,000 10,000 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक स्कूल में 100 टीचर होते हैं जी। मैं कह रहा हूँ हर अगले 3 साल तक हर टीचर अगर अपनी तरफ से रोज के 5 या 10 क्वेश्चन भी दे तो साल के 1000 क्वेश्चन वो दे सकता है। और 100 टीचर हैं, 1000 × 1 लाख क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस का बैंक 1 साल में बन सकता है और अगले 5 साल में 5 लाख क्वेश्चन बैंक बन सकता है। कितना बड़ा है अगर करने की इच्छा हो तो। ये स्कूल्स को, मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा जी। वो स्कूल की ऐप पे खर्च करते हैं कि फीस ऐसे जमा कराइए, बस को ऐसे ट्रैक करिए, बट उस ऐप पे ये नहीं करते कि इस ऐप से आप पढ़ाई भी कर लीजिए। बट मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो डिजिटल सर्विस है और जो यूट्यूब है, अंतर क्या है? यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, एनीबडी कैन यूज। सिक्योर्ड लाइव भी होता है, जैसे हम भी देते हैं कि आप, एक स्कूल चाहता है कि नहीं जो भी लाइव हो मेरे स्कूल में मेरा ही हो, हम तक ही रहे, तो वो भी दिया जा सकता है। वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कोई चेन है, वो चाहती है कि मेरा अपना लाइव स्ट्रीमिंग हो, वो सिर्फ मैं ही देख पाऊँ, या लोकल लैन पे ही हो, इंटरनेट की जरूरत ना हो, वो सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हार्डवेयर बहुत सस्ता है, अब वो इतना महंगा नहीं रहा जो पहले फ्यू लैक्स में था, वो अब वो कुछ हज़ारों में भी आ गया है। उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अपने टीचर्स को, स्कूल बेचारा लगा भी लेगा तो जब टीचर उसको चलाएंगे नहीं तो फिर क्या करेगा वो, उसके लिए तो वेस्ट है ना पैसा वो। तो टीचर्स से ही शुरुआत करनी चाहिए कि टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने चाहिए, लेक्चर्स की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, बच्चे क्लास में कनेक्ट करना चाहिए। 2 साल के अंदर इसका आपको रिजल्ट नज़र आएगा। कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हो आपके पास? आपके सामने फिजिक्स वाला, मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। फिजिक्स वाला, खान सर, सारे सक्सेस स्टोरी तो हैं। किसी स्टूडेंट की लाइफ चेंज हुई है कि बहुत कोई किसी स्टूडेंट ने आपके पास आके बोला हो कि बहुत हैं। एक हमारे झारखंड में एक बच्चा मिला था, उसके लिए हमने लगाया, उसने कहा सर मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, नाउ आई एम इंजीनियर। 8 साल बाद मुझे फेसबुक पे मिला, उसने मुझे विश किया, मेरा बर्थडे था, उसने विश किया कि सर नाउ आई एम इंजीनियर, थैंक्स टू यू। बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो मिलते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जी। क्योंकि आपने बताया है कि हार्डवेयर कॉस्ट पहले से काफ़ी कम हुआ है, जो टायर 2 है, टायर 3 है, उनके लिए आपने कुछ और सोचा है कि आगे
आने वाले 5 साल में या 6 साल में उसकी कॉस्ट आप और कम कर सकते हैं या उसे और पोर्टेबल बना सकते हैं? पोर्टेबल तो देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, लेकिन अगले 5 साल तक ऐसा कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा जिससे कि कोई नई टेक्नोलॉजी सामने नज़र आ रही हो। प्रोजेक्टर से क्लासरूम IFP पे कन्वर्ट हुई, प्रोजेक्टर्स बंद हुए, प्रोजेक्टर की लाइफ थोड़ी थी, 4K नहीं थे, 4K बहुत एक्सपेंसिव थे, सब 4K के ऊपर आए हैं और कैमरास सस्ते हो गए हैं, रिकॉर्डिंग सस्ती हो गई, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। बात है अडॉप्ट करने की, कोचिंग धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको ऐसे कई ऑफर्स मिल जाएंगे जो लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ से ही कम से कम 100 से ऊपर यूट्यूबर्स हैं जो हमारे सॉल्यूशन लेकर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और कई ऐसे मतलब लोग हैं जो ले रहे हैं हमसे लेके पढ़ाते हैं कि हाँ हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, लोग पढ़ रहे हैं उनसे। अगर आप उनका देखेंगे तो एक एट ए टाइम 10-10 हज़ार स्टूडेंट उससे जुड़ा हुआ होता है लाइव। और आप मैं बता रहा हूँ आपको कि आप देखिए उनके सब्सक्राइबर मिलियन से ऊपर हैं। ये सक्सेस स्टोरी तो है। कहाँ से ला रहे हैं लोग? ऐसा तो नहीं कोई आ रहा है। वो पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? पढ़ाई 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो चलो आपने कर लिया, ठीक है। पढ़ाई उसके बाद शुरू होती है, कंपटीशन स्ट्रगल तो उसके बाद की है। तो वो सारे यूज कर रहे हैं। आप एक बार जाइए, आप देखिए उसमें रोज कोई ना कोई आपको कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शाम को 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ऑनलाइन लाइव आके लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, लोग चैट पे उसका जवाब देते हैं जी। ऐसे हैं सर। ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों की कॉपी ऐसे बनती है, कॉपी या एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी, लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद आगे चल के इसकी भी लोग इसकी कॉपी कर सकते हैं और लोग इसमें आपसे आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ने की हमें कोई बना ही नहीं है। हम किसी को रोक नहीं रहे कि आप मत बढ़िए आगे। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप मार्केट में अपनी वैल्यू बनाए रखेंगे आगे आने वाले 5 साल? डिजिटल लाइफ सर्विसेज मीन्स इनोवेशन। जितने इनोवेशन हमने इस फील्ड में किए हैं, मेरे को नहीं लगता इस फील्ड में अभी तक किसी और ने लास्ट 10 साल में नहीं किए। और आगे आने वाले 5 साल वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। I said digital life services means innovation. And 0 to 300? 0 to 300 तो इनोवेशन की वजह से हुआ, नहीं तो यही वो थे, यही हम थे। वो भी बेच रहे थे, हम भी बेच रहे थे जी। अगर हम इनोवेशन ना किया होता या चेंजेस ना लाए होते तो हो नहीं पाता। ये कैसे हुआ? हार्डवेयर की कॉस्ट इनोवेशन से तो कम हुई जी। कोई हमने चोरी नहीं करी या कोई ऐसा नहीं किया, लोग जुड़ते चले गए, कारोबार बनता चला गया। लोगों ने देखा कि एक इंडियन कंपनी है जो हमें सस्ता और अच्छा हार्डवेयर दे रही है और लेटेस्ट ब्रांड का दे रही है, लेटेस्ट हमें टेक्नोलॉजी का दे रही है, तो तभी तो लोग आए हमारे पास। और एक विजन को एक रियलिटी में आपने कन्वर्ट किया। मैं डिजिटल लाइफ सर्विस ने कन्वर्ट किया। डिजिटल लाइफ सर्विसेज की टीम ने किया, टीम ने किया। मैं सोच मेरी हो सकती है, मेहनत मेरी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में एफर्ट तो उन्हीं के थे। टीम की बात हो रही है तो आपके साथ कोई थे आपकी टीम मेंबर्स जिनके बारे में हमने जो शुरू किया, मेरे साथ मेरे कुलीग मुदित और हम दोनों ने एक साथ ही इस पे काम शुरू किया जी। क्योंकि उसमें हम क्या क्या कर सकते थे, आइडियाज थे, इम्प्लीमेंटेशन उनकी थी, डेवलपमेंट हम करते थे। मैं सॉफ्टवेयर साइड में काफ़ी चीज़ें देखता था, हार्डवेयर साइड में देखते थे, तो हमने साथ साथ ही किया। मैं थैंकफुल हूँ कि उसने बुरे वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। कि काफ़ी लोग होते थे जो टफ टाइम होता है ना, उस टाइम में आपको पता लगता है जी। तो बुरे वक्त में भी हम साथ रहे, हमने अच्छा वक्त साथ बिताया जी। और ये सक्सेस का मज़ा तभी है जब आपने एक कड़वाहट के साथ शुरू किया, तो अब मिठास अच्छी लगती है इसमें। करेक्ट सर, हम आखिरी पहलू में आ गए हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो एक फंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी इनोवेशन में, किसी भी एक विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए फंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो एक्सटर्नल फंडिंग का क्या रोल था? हमें एक्सटर्नल फंडिंग इसमें कुछ मिली नहीं। जो मैंने आपको बताया ना, हमने बहुत छोटी पूंजी से इसको स्टार्ट किया था कैपिटल के साथ। चेंज तब आया जब हमने 365 दिन के अंदर 500 क्लासरूम लगाई। अच्छा, वहाँ से हमने कैपिटल इकट्ठा किया, ठीक है। और वहाँ से शुरुआत हुई। वो कैपिटल से धीरे धीरे करके आज डिजिटल लाइफ सर्विसेज की अपनी कैपिटल कई कंपनियों की टर्नओवर से भी ज़्यादा है।
तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे कम कॉस्ट रखनी है, एक्सपेंस को बढ़ाना नहीं है, बेस्ट प्राइस पे अफोर्डेबल हार्डवेयर लेके आना है बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जी। और वॉल्यूम करना है उसको, ये नहीं मास में बनाना है ताकि उसकी कॉस्ट कम हो, अफोर्डेबल हो, लोएस्ट एक्सपेंस रखने हैं और लोएस्ट प्रॉफिट रखना है, लोएस्ट प्रॉफिट भी रखना है। प्रॉफिट भी लोएस्ट रखना है, लेकिन वॉल्यूम इतना बड़ा होना चाहिए कि बाकियों के प्रॉफिट से ज़्यादा हो। तभी हम 0 से 300 पे आए। इस साल भी 300 या 300 पार? 300 प्लस होगा इस साल भी, क्योंकि इस साल हमने स्टेबिलिटी पे काफ़ी फोकस किया है। हमने कैमरा बिजनेस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है, हमने पंजाब की फैक्ट्री पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है। कंपनी अभी लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी जनवरी के बाद। हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास बेटर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और नई टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं। EDLA जो अभी हम लॉन्च किया है, हमने काफ़ी पैसा कंटेंट और बाकी चीज़ों पे, सॉफ्टवेयर पे भी खर्च किया है। सो अगला साल डेफिनेटली हमारे लिए बहुत मेजर रहने वाला है। लेकिन इस साल हमने, क्योंकि ये जो रफ्तार है ना, इसको हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 100 पहले 25, फिर 100, फिर 300, तो हमने इसको थोड़ा सा थामा और इसको यही सोच रहे थे कि हमें एक स्टेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए, और हमने 300 को रिपीट करना चाहिए, ना कि हमें 500-600 के लिए करना चाहिए। और इसलिए हमने अगले साल की जो तैयारी करी, उसके लिए फैक्ट्री तैयार करी, कैमरा बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करी, EDLA पे इन्वेस्टमेंट करी, और कंटेंट पे इन्वेस्टमेंट करी, लोगों की ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी। तो आपके नेक्स्ट ईयर के क्या प्लान हैं? नेक्स्ट ईयर 500 प्लस। 500 प्लस, 300 पार, 500 पार। 500 अब की बार 500 पार। अब की बार 500 पार। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला आपका थैंक यू, आपने बुलाया, आपका इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं जाते जाते कि क्यों डिजिटल चाहिए उन्हें? अब मैं डिजिटल की बात करें, डिजिटल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुसा है। अब पैसे की अगर हम बात करें, फिगर ये तो एक ऑप्शन हो गया ना सर। मैं बता रहा हूँ आपको, डिजिटल एजुकेशन, और मैं डिजिटल की बात करूँगा, ओवरऑल डिजिटल लाइफ की बात करूँगा। ठीक है, नॉट लाइफ हमारी जिंदगी की बात। हमारी डेली ज़िंदगी में डिजिटल चीज़ें घुसी हुई पड़ी हैं। चाहे हम अब न्यूज़पेपर नहीं लेते, हम डिजिटल न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पैसे को जेब में नहीं रखते, अपने मोबाइल में रखते हैं। सब OTT हो गया, OTT हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन ही करते हैं। तो एजुकेशन पे हमें फोकस करना चाहिए। वो आपको चॉइस देता है, आप किस टीचर से पढ़ो। यू नीड द बेस्ट, बिल्कुल, ठीक है। सो आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, उसकी वैल्यू आपको वहीं से मिलती है। आप जाते जाते क्या कहना चाहते हैं? चाहते थे ये कहूँगा कि इनोवेशन करते रहिए, चॉइस को बनाइए, डिजिटल एजुकेशन पे फोकस करिए। डिजिटल एजुकेशन आपके बच्चों का भविष्य है। वो आपको इस बात की आज़ादी देता है ये चूज़ करने के लिए किस टीचर से आपने पढ़ना है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर हो, और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें हेल्प करता है। आप मॉनिटर कर सकते हैं बच्चे को कि एटलीस्ट वो क्या पढ़ रहा है। ट्रेडिशनल में शायद आपको नहीं मिला। ट्रेडिशनल के हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आजकल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ मॉनिटरिंग के बगैर नहीं आएगी। अगर बच्चे के 80% नंबर आ रहे हैं, एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसके मैथ्स में 80% आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं एनालिसिस में, डिजिटल एजुकेशन में, कि उसके वो ट्रिग्नोमेट्री में लूज़ कर रहा है, या ज्योमेट्री में लूज़ कर रहा है, या रियल नंबर्स में यूज़ कर रहा है, कहाँ लूज़ कर रहा है। एंड यू कैन फोकस ऑन दैट, एंड उसको आप हेल्प कर सकते हैं ताकि वो 90 या 100 के ऊपर पहुँच सके। बिल्कुल। सो थैंक यू Thank you अगेन, so थैंक यू much. सो मच। मेरा नाम शेफ्ता खान है और आप देख रहे थे टाइम्स नाउ। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक अलग एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए टाइम्स नाउ। थैंक यू Thank you सो so much. Thank you.